नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी हो रही है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, जो आज दोपहर को होगी, उसमें 2018 के एक प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जाएगा या उस प्रस्ताव का हवाला देते हुए ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया जाएगा। और यदि जैसा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अलग जगाया था, जिसकी परिणति 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी, क्या ऐसा ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन यदि खड़ा होता है ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से ये कंप्लेंट है, तो फिर क्या सरकार हिट होगी? क्योंकि सरकार लगातार ईवीएम को लेके और चुनाव आयोग को लेके डिफेंसिव मोड में है। ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, उसकी एक रूपरेखा आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में तय होने का करीब-करीब निर्णय लिया गया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को ही, मतलब निर्णय आने के तुरंत बाद शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक, मैंने आज ये बैठक बुलाई है, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा पार्टी के हार की समीक्षा की जाएगी और दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस की उम्मीद के बिल्कुल उल्टे आए, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा द्वारा ईवीएम से कथित छेड़छाड़ की जिम्मेदारी ठहराया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी चुनावी, जिसको हम चुनावी मशीन कहते हैं, के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन पर चर्चा की जाएगी। अ, पार्टी का कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में, बल्कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की भूमिका संदिग्ध थी। तीनों राज्यों में भाजपा की सत्ता थी, यानी वो सत्ता में थे और फिर से सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव में गए थे और इसी के लिए अपने सत्ता में बने रहने के लिए मशीनों के साथ छेड़छाड़ की, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे पार्टी के फीडबैक जो मिल रहा था उसके विपरीत थे और ये सब लोग समझ भी रहे थे, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारी चीजें थी। गुजरात में भी हम करीब-करीब 65 सीट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हमें सिर्फ 17 सीटें मिली और भाजपा ने तगड़ी सत्ता विरोध लहर के बावजूद रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज की। चुनाव दर चुनाव एक ऐसा संभव हो सकता है। पार्टी के अनुसार सीडब्ल्यूसी में आंदोलन की रूपरेखा को मंजूरी मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस लंबे समय से इस मुद्दे पर चिंता जता रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि ईवीएम की भूमिका को लेकर कांग्रेस के भीतर संदेह दूर हो गया है और यहां तक कि शशि थरूर और कीर्ति चिदंबरम जैसे वरिष्ठ सांसद जो ईवीएम के पक्ष में बोल रहे थे, उन्हें भी आधिकारिक पार्टी की लाइन ली है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ठाकुर ने ये कहा कि गुजरात में जब ये हुआ तब भी हम लगातार पार्टी को इस बारे में आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में तो सारी चीजें अब सामने आ गई। राहुल गांधी के पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद 2018 के पूर्ण अधिवेशन में ही हमने ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, ठाकुर का कहना। बाद में इस मुद्दे का जिक्र 2022 में उदयपुर के नव संकल्प घोषणा पत्र में भी किया गया था, लेकिन पार्टी के भीतर इस मुद्दे को उठाने या ना उठाने को लेके कुछ संशय थे। अब चुनावी मशीन की भूमिका को लेकर पूरी पार्टी एकमत है।
मशीन के आने के पहले भारत में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते थे, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में विकसित देशों में भी अभी भी किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ भी हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएँ? इसके लिए अब इस चुनावी मशीन के खिलाफ बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत है। हरियाणा में कांग्रेस को विधानसभा में कुछ 90 सीटों में से 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर 2024 की जीत का भरोसा था। लेकिन उन्हें सिर्फ 37 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 46 से 9 कम थी। उसके बाद कई चीज़ों को लेके खासकर ईवीएम जो जो चुनावी मशीन है उसका जो चार्जिंग जो है वो कम ज़्यादा हो रहा था। 99% चार्ज मशीनें मिली थी, उसको लेके चुनाव आयोग में कई कंप्लेंट भी की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जो इंडिया गठबंधन था, उसे 160 सीटें मिलने की उम्मीद थी 288 में से, लेकिन वो 56 सीटों पे सिमट गई। सत्ता के विरोध में भारी लहर होने के बावजूद भी ये कैसा हुआ? कई बूथ लेवल पे काम करने वाले लोगों ने कंप्लेंट की, खासकर चार्जिंग मशीन की और कई जगह पे 95 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जहाँ अ, जितने वोट गिरे उससे ज़्यादा गिने गए या कम गिने गए। ये डिस्क्रिपेंसी और उसके बाद जो खासकर परसेंटेज बढ़ा जाता है, 7 से 8% वोट बढ़ा है। यानी जो चुनाव आयोग ने 3 अलग-अलग टाइम पे वोटिंग परसेंटेज दिया, तो पहले और आखिरी में 8% का बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? कई पूर्व चुनाव आयोग भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। कई नेता, बड़े नेता जो या सोशल एक्टिविस्ट है, ये भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को अ, ये कह रही है कि यहाँ तक कि किसी ने जब रिट पिटीशन फाइल की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम आप यानी चुनावी मशीन आपके लिए ठीक होती है और जब आप चुनाव हारते हैं तो फिर इसी पे सवाल उठाया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो सदन में भी कहा था, लोकसभा के सदन में कहा था कि मैं पूरी की पूरी 82 सीटें भी जीत जाऊँ उत्तर प्रदेश की लोकसभा की, तब भी यही कहूँगा कि मशीनें गलत है। कुल मिलाकर कुछ लोग इस बात को बार-बार दोहराते हैं, खासकर भाजपा के तमाम जो स्पोक्स पर्सन हैं या बाकी जो थिंक टैंक है, वो कहते हैं कि ये तो पहले भी कांग्रेस भी चुनाव जीती है और यूपीए सरकार भी ईवी यानी चुनावी मशीन से ही जीती है। हिमाचल में भी चुनावी मशीन से ही जीती है। सवाल चुनावी मशीन का गलत या सही होना नहीं, चुनावी मशीन का उपयोग गलत या सही करना है। इसके पहले राजीव कुमार आने के पहले जितने भी चुनाव आयुक्त थे या चुनाव आयोग ने जब भी अ, वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे का और उसके बाद रात को 10 बजे तक का जो अनाउंस होता था, उसमें 1 या डे डेढ़ परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2% की बढ़ोतरी होती थी। लेकिन कई जगह 10%, कई जगह 7%, कई जगह 12% इतने जब वोट परसेंट में तफ़ावत आती है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या 5 बजे चुनाव का अंतिम व्यक्ति जब वो प्रांगण में आ जाता है और गेट बंद हो जाते हैं, तो उसमें क्या 25-25 हज़ार लोग लाइन में खड़े थे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। महाराष्ट्र में ऑन एन एवरेज 25 से 26 हज़ार वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ा है। तो क्या 25 हज़ार लोग 5 बजे बाद लाइन में लगे थे? तो ये वोटिंग क्या रात भर चलती रही क्या? गुजरात में जिस स्पीड से वोटिंग बताया गया है, खासकर आखिरी 2 घंटे में, उसमें तो 1 मिनट में इतने वोट डलना भी मुश्किल है, जितने चुनावी मशीन ने वोट डलवाए गए हैं। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जिसपे चुनाव आयोग मौन है और इसको लेके यदि एक पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मैंने देखा चुनाव के नतीजों के बाद भी मैं महाराष्ट्र में घूमा। इतनी बम्पर जीत भले ही एनडीए ने हासिल की हो, लेकिन पूरा महाराष्ट्र चुनावी नतीजे के बाद विधानसभा के मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हूँ और मैंने देखा कि हर जगह कहीं न कहीं लोग एक-दूसरे से सवाल पूछते कि ये हुआ क्या है और कैसा हुआ है? तो कुल मिलाकर
और ऐसा ही चलता रहा, तो फिर लोग कहते हैं कि झारखंड में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव ऑपरेट करने मशीनें जो होती है चुनावी, उसको ऑपरेट करने के लिए अधिकारी चाहिए होता है। और खासकर जहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ ये बहुत ईज़िली होता है। जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहाँ ये मुश्किल है। इसलिए झारखंड में नहीं हो पाया। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार थी। छत्तीसगढ़ में सरकार थी, लेकिन फिर सरकार में बैठे हुए लोग ही भाजपा के स्लीपर सेल हो, तो उसमें क्या किया जा सकता है? ऐसी कई चीज़ें हैं, जिसको यदि आप माइक्रो लेवल पे विश्लेषित करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं गड़बड़-झाला तो दिखता है। और यदि ऐसी बात है, और यदि भारतीय जनता पार्टी को अपने जन समर्थन पे इतना अटूट विश्वास है और आत्मविश्वास है, तो फिर बैलेट पेपर पे भी चुनाव हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत लेंथी होगा, समय होगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन फिर ये पारदर्शिता भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि चुनाव आयोग पे ही सवाल उठे, यदि चुनाव के प्रोसेस पे सवाल उठे, तो फिर लोकतंत्र रहे कहाँ जाएगा? कुल मिला के यदि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसा अलग जगाया था, ऐसा ही अलग यदि इस बार पार्टी जगाने में कामयाब होती है, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में यदि एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है, तो फिर भाजपा के लिए ये हिट होने वाला मामला है। चुनाव आयोग की तो साख गिरी गई है। अब चुनाव आयोग पूर्ण रूप से सरकार की गोद में बैठ के काम कर रहा है, ये दिखता भी है। ऐसे में क्या ये आज जो चीज़ें तय होगी, उससे राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होगा, या फिर ये मात्र एक डिसीजन लेके तय होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन कम से कम जिस ताकत के साथ पूरी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर, और खासकर बाकी घटक दल भी चुनावी मशीन को लेके चिंतित है, और यदि ये यथार्थ के धरातल पे ठीक से उतरता है, तो फिर ये चुनावी मशीन भी हिट होने का पूरा चांस है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।